नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। सीएम योगी ने बुधवार को अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जोनल महानिरीक्षकों, मंडलायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों के साथ बकरीद, नागपंचमी, रक्षाबंधन, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा और अन्य त्योहारों को दृष्टिगत कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी 14 जुलाई से पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है। 26 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि के विशेष अवसर पर श्रावण मास में परंपरागत कांवड़ यात्रा निकलेगी और इसमें सोमवार पूजन का भी विशेष महत्व है। 31 जुलाई से श्रावण पूर्णिमा तक अयोध्या का सावन मेला भी शुरू होगा। नागपंचमी और रक्षाबंधन का भी पर्व है। इससे पूर्व बकरीद का पर्व है और इसी बीच मुहर्रम का महीना भी शुरू होगा। स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है। हमें बकरीद, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा सहित आगामी पर्वों व त्योहारों के दृष्टिगत सतत सतर्क रहना व सावधान रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातें कही हैं। तो सीएम आवास पर कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक हुई है और इसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि हर पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा है। कल राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगी द्रौपदी मुर्मू एनडीए दलों के सदस्यों से वोट मांगेंगी। सीएम योगी की मौजूदगी में द्रौपदी मुर्मू वोट मांगेंगी। उत्तर प्रदेश में समर्थन जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी कल लखनऊ पहुंच रही हैं और लखनऊ आगमन को लेकर शहर में जगह जगह होर्डिंग भी लगवाए गए हैं। शहर के खास इलाकों में द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए होर्डिंग लगाए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू भाजपा के साथ ही सहयोगी दलों के विधायकों और सांसदों से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा विपक्ष के सांसदों और विधायकों से भी समर्थन मांगेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी की भूमिका बेहद अहम है। एनडीए की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वोट का मूल्य 208 और सांसद के वोट का मूल्य 700 अंक है। भाजपा और सहयोगियों के 273 विधायक और 66 लोकसभा व 25 राज्यसभा सदस्यों के मतों का कुल मूल्य तकरीबन 1.2 लाख पॉइंट है। शायद यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू यह वोट हासिल करने के लिए यूपी का दौरा करेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा है, कल दौरे को लेकर के और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दें, कल राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल लखनऊ दौरे पर रहेंगे और राजधानी में लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू एनडीए दलों के सदस्यों से वोट मांगेंगी और सीएम खुद मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दौरा है और जो उनके सहयोगी दल हैं उनसे भी वोट मांगेंगी और अपील करेंगी लोगों से ज्यादा से ज्यादा वोट करें। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। कल सीएम खुद साथ रहेंगे और एक महत्वपूर्ण मीटिंग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कोशिश होगी कि जो उनके दल हैं उनसे मिला जाए, जो छोटे छोटे दल हैं उनसे मिला जाए, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण बैठक है कल। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, जिस तरीके से आपने बताया कि विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगी द्रौपदी मुर्मू, क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है और जगह कौन सी निर्धारित की गई है? कहां पर ये बैठक होगी, मुलाकात होगी? देखिए, आपको बता दें, अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर भी जाएंगी द्रौपदी मुर्मू और कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बताते हैं उनका कहना है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो सीएम आवास पर ही सबसे मिलेंगी और कहीं ना कहीं वहीं में दोपहर बाद उनके पहुंचने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं जब वो मुलाकात करेंगे, सीएम खुद मौजूद रहेंगे, तो सबसे बड़ी चीज ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहाँ से बटोरे जाएं और काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है राजनीतिक रूप से, तो बता दें काफी महत्वपूर्ण है। जो सबसे ज्यादा अगर सांसद देखे जाए तो वो बीजेपी से हैं और 403 विधानसभाएं हैं जिसमें आधे ज्यादा विधायक भी बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण होगा। छोटे दलों का भी समर्थन मिल रहा है और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि बसपा ने भी उनको समर्थन दे दिया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी वोटिंग होने की संभावना बताई जा रही है और यहाँ से अच्छे वोट मिलेंगे। जी चलिए सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए, रुख करेंगे आपका। तो सीएम योगी की मौजूदगी में द्रौपदी मुर्मू वोट मांगेंगी। कल लखनऊ दौरे पर द्रौपदी मुर्मू रहेंगी।
और उधर लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कार्रवाई की है। काकोरी एसएचओ जितेंद्र बहादुर सिंह सस्पेंड हुए हैं। काकोरी थाने में एसआई अभिमन्यु भी सस्पेंड हुए हैं। काकोरी में 2 बहनों के साथ छेड़छाड़ का मामला, शिकायत के बाद एफआईआर न लिखने पर सस्पेंड किया गया है। लापरवाह एसएचओ जितेंद्र बहादुर सिंह को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है लखनऊ कमिश्नर की तरफ से। काकोरी में 2 बहनों के साथ छेड़छाड़ का मामला है। एफआईआर न लिखने पर सस्पेंड किया गया है। शिकायत के बाद एफआईआर न लिखने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सिद्धार्थ सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से लखनऊ कमिश्नर की तरफ से एक कार्रवाई की गई है, काकोरी एसएचओ जितेंद्र बहादुर को सस्पेंड किया गया है, क्या है वो पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कड़ी कार्रवाई की। काकोरी एसओ जितेंद्र बहादुर को सस्पेंड कर दिया गया है और एसआई अभिमन्यु को भी सस्पेंड कर दिया गया है। 2 बहनों की छेड़छाड़ का मामला था। शिकायत के बाद भी लगातार एसओ हीला हवाली कर रहे थे और एफआईआर नहीं लिख रहे। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर काफी मीडिया में चर्चा हुई और उसके बाद तत्काल रूप से दोनों इनको सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय जांच की भी संस्तुति कर दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। लापरवाह एसएचओ जितेंद्र बहादुर सिंह सस्पेंड किए गए हैं। लखनऊ कमिश्नर की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया है। काकोरी एसएचओ जितेंद्र बहादुर सिंह को सस्पेंड किया गया है। दरअसल 2 बहनों के छेड़छाड़ का मामला बताया जा रहा है, जिसमें शिकायत करने पर एफआईआर नहीं लिखी गई थी और उसके बाद ये कड़ी कार्रवाई की गई है लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की तरफ से। वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का महाराजगंज दौरा है। आज महाराजगंज दौरे पर रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह। नेपाल में स्थित बांधों का निरीक्षण करने के बाद बैठक लेंगे। विभागीय बैठक के बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। फिर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज महाराजगंज में रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह। महाराजगंज दौरे के दौरान नेपाल में स्थित बांधों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद अधिकारियों से जायजा भी लेंगे, अधिकारियों से जानकारी लेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज महाराजगंज में स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे। नेपाल में स्थित बांधों का निरीक्षण करने के बाद बैठक भी लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे स्वतंत्र देव सिंह और इसके साथ विभागीय बैठक के बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। फिर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह का महाराजगंज दौरा है और इस दौरान वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्रिजेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ब्रिजेश, जिस तरीके से महाराजगंज दौरा बताया जा रहा है स्वतंत्र देव सिंह का आज है, क्या कुछ दौरे के दौरान और बैठक ले सकते हैं? जी, आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं बीजेप, वहां का निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद निरीक्षण के बाद जो है वो कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे, जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। योगेश, आपको बता दें कि नेपाल से 3 नदियां निकलती हैं जो हर साल जो है जो महाराजगंज जिला है वहाँ काफी तबाही मचाता है। तो वहाँ का जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। अब अधिकारियों को किस तरह दिशा निर्देश देते हैं ये तो फिलहाल प्रेस वार्ता में पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल अभी वो बी गैप का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के बाद वो कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे। जी ब्रजेश, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आज निरीक्षण कर रहे हैं और इसके साथ ही वहां पर बांध को बनाने के लिए कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जो अधिकारियों की तरफ से है लापरवाही देखने को मिलती है। जो मटेरियल यूज किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं गलत या मटेरियल यूज किया जाता है, उसको लेकर के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन क्या लगता है कि आज इस बैठक में क्या कुछ सार्थक पहल निकल सकती है? योगेश, आपको बता दें कि जो नेपाल से 3 नदियां निकलती हैं, गंडक, बड़ी गंडक है, बैराज है, महाव नाला है। महाव नाले की बात करें तो महाव नाला जो है वो एक तरफ वन विभाग का है तो दूसरी तरफ महाव नाला
वन विभाग के बीच होते हुए जाता है। वन विभाग कहता है कि मैं अब अपने अपने जो जंगल है उसमें खुदाई नहीं करने देंगे, इससे जो वहाँ जंगली जीव है वो प्रभावित होता है। तो वहाँ अगर आसपास का जो गांव होता है, जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो वहाँ जो है वो वहाँ की नदियां टूट जाती है। टूटने के बाद वहाँ हजारों एकड़ जो किसानों का फसल होता है वो बर्बाद हो जाता है। यहाँ का प्रशासन तो दावा करता है कि जो है हम उसको जो मरम्मत होता है वो दुरुस्त करा लेंगे, लेकिन मौके पे कुछ ऐसा नहीं होता है। अभी बीच में मैं महानाले का भी खबर बनाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है। हालांकि सिंचाई मंत्री आए हैं, अब देखने वाली बात होगी कि वो अधिकारियों को इस बार किस तरह का दिशा निर्देश देते हैं कि किसानों का फसल बर्बाद ना हो। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए ब्रिजेश। रुक करेंगे अब मथुरा का, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होगी। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र महेश्वरी की याचिका पर सुनवाई होगी। महेंद्र प्रताप की याचिका पर शाही ईदगाह पक्ष बहस करेगा। केस के मेंटेबल और नॉन मेंटेबल होने पर सुनवाई होगी। न्यायालय में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता दलील रखेंगे। केस के मेंटेबल और नॉन मेंटेबल होने पर आज सुनवाई होगी। मथुरा से बड़ी खबर है, आपको बता दें न्यायालय में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता दलील रखेंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होनी है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र महेश्वरी की याचिका पर सुनवाई होगी। महेंद्र प्रताप की याचिका पर शाही ईदगाह पक्ष आज अपनी दलील रखेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होगी। सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र महेश्वरी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। महेंद्र प्रताप की याचिका पर शाही ईदगाह पक्ष करेगा बहस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोहर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज सुनवाई होनी है, खबर पर क्या कुछ और जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो मामला भूमि विवाद जो चल रहा है उस मामले पर फिर से आज सुनवाई होनी है, जिसमें कि पिछली बार जो कि 5 जुलाई को सुनवाई की गई थी, जिसमें कि मुस्लिम पक्ष ने 7-11 का हवाला देते हुए सबसे पहले उस मामले का निस्तारण किया जाए, उसके बाद में कोर्ट आगे के लिए निर्णय ले, जिसको लेकर के कोर्ट ने अगली तारीख जो कि 7 जुलाई निर्धारित की गई थी, जिस पर आज सुनवाई की जानी है, जिसमें कि मुस्लिम पक्ष और जो कि महेंद्र प्रताप की ओर से इस मामले में बहस होनी है, जिस पर कि यह बहस लगभग 2 बजे बहस होनी है, जिस पर दोनों पक्ष कोर्ट में मौजूद रहेंगे। जी, सुनवाई का क्या समय निर्धारित किया गया है मनोहर? जी बिल्कुल, देखिए अगर सुनवाई की बात की जाए तो लगभग यह सुनवाई 2 बजे अब की जानी है, जिस पर कि दोनों पक्ष मजबूत रहेंगे। और जो 7-11 जो नियम का जो हवाला दिया गया है उसको लेकर के इस कोर्ट में बहस होनी है, जिस पर कि कोर्ट यह डिसाइड करेगा कि इस याचिका पर आगे सुनवाई होनी है या नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। मनोहर पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, जिन्होंने बताया कि न्यायालय में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता आज दलील रखेंगे। और उधर ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन की कार्रवाई बकाया नहीं देने पर सुपर सिटी बिल्डर का ऑफिस सील कर दिया गया है। यूपी रेरा की आरसी रिकवरी सर्टिफिकेट पर कार्रवाई हुई है। बिल्डर पर करीब 2.25 करोड़ का बकाया है। बाहर प्लाई बोर्ड लगाकर दूसरी जगह खोला गया ऑफिस। रेजिडेंट्स को आरोप महज खानापूर्ति हुई है। तो रेजिडेंट्स का ये आरोप है कि कार्रवाई दरअसल महज खानापूर्ति हुई है। यूपी रेरा की आरसी रिकवरी सर्टिफिकेट पर कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। बकाया नहीं देने पर सुपर सिटी बिल्डर के ऑफिस को सील कर दिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई। बकाया नहीं देने पर सुपर सिटी बिल्डर का ऑफिस सील कर दिया गया है। बिल्डर पर करीब करोड़ों रुपए का बकाया बताया जा रहा है। बाहर प्लाई बोर्ड लगाकर दूसरी जगह ऑफिस भी खोल दिया गया, ये भी बताया जा रहा है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि महज ये कार्रवाई खानापूर्ति हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नितिन, जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है बिल्डर पर, क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से आज जो है बड़ी एक कार्रवाई जो है यहाँ पर देखने को मिली है बिल्डर के खिलाफ, जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर दी गई है। बकाया नहीं देने को लेकर सोसाइटी जो बिल्डर्स है उनको जो है सील कर दिया गया है। जो ऑफिस थे उन्होंने जो पूरी तरीके से यहाँ पर चलाया हुआ था, बिगर बताए ऑफिस चल रहे थे, तो लेकिन जिस तरीके से प्रशासन को पता लगा कि इन्होंने दूसरा बिल्डर ऑफिस जो है अपना बना लिया, तो उसको भी आज जो है सील कर दिया गया। बिल्डर ने को जो है सील करके बाहर निकाल दिया गया। यहाँ प्रशासन ने साफ कहते जो बकाया यहाँ पर जो नहीं दिया गया है, तो उसको लेकर ये बिल्डर्स जो है पूरी तरीके से मनमानी कर रहे थे। उसको लेकर जो पहले ये कहा गया कि आखिरकार जो बकाया अमाउंट है उसे पहले जमा कराया जाए, उसके बाद में जो बिल्डर्स अपनी जो ऑफिस है उसको खोलें। लेकिन जिस तरीके से आज बिल्डर को जो सील किया गया, तो आसपास के इलाके जो बिल्डर्स है उनमें भी जो है पूरी तरीके से खलबली मची हुई है कि आखिरकार इस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैडम जी नितिन, लेकिन जिस तरीके से रेजिडेंट्स का आरोप है कि ये दरअसल जो कार्रवाई हुई है महज खानापूर्ति हुई है, और आप भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से दूसरी जगह ऑफिस खोल लिया गया था, यानी बिल्डरों में खौफ देखने को मिल नहीं रहा है। देखिए, बिल्कुल आज इस तरीके से बिल्डर्स जो है अपनी मनमानी कर रहे थे, बिल्डरों का जो खौफ है वो पूरी तरीके से देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रशासन को जिस तरीके से पता लगा आखिरकार बिल्डर्स ने जो है दूसरी जगह अपना दफ्तर बना लिया गया, तो उसको आज जो है जाके जो है सील कर दिया गया। उस पर नोटिस चर्चा कर दिया गया कि आखिरकार जो बिल्डर्स यहाँ पर अपनी मनमानी करके जो बकाया जो रुका हुआ है बिल्डर्स का, तो उसको पहले प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आखिरकार जब तक ये बकाया रुपया जमा नहीं किया जाता, तो जब तक ये जो बिल्डर्स है इसको ऑफिस को नहीं खोला जाएगा। यदि बिल्डर्स बकाया रुपया जमा कर देते तो ये ऑफिस को जो खोल दिया जाएगा। लेकिन आसपास जो और भी ऑफिस जो बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स और भी हैं, तो उनपे फिर कार्रवाई करने के जो आदेश है डीएम की तरफ से दिए गए, प्रशासन की तरफ से अलग कर दिया गया कि आखिरकार जिसे जोन से बिल्डर्स पे जो बकाया रुका हुआ, पहले वो बिल्डर जो पहले जो बकाया जमा राशि है उसे जमा कराएं, उसके बाद में अपने ऑफिस खोलें। जिस तरीके से इन्होंने जो है ऑफिस यहाँ पर खोला हुआ था प्रशासन से बचने के लिए, तो उसको बिल्डर्स को प्रशासन को पता लगा कि आखिरकार दूसरा बिल्डर ने ऑफिस खोल दिया, तो आज उस बिल्डर को ऑफिस को जाके जो है प्रशासन ने अपनी तरफ से सील कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। रुक करेंगे अब कानपुर का, जहां पर सिखों के नरसंहार मामले में एसआईटी ने रफ्तार पकड़ी है। पूर्व पार्षद के भाइयों समेत 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 को जेल भेजा गया है। अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। जल्द कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। एसआईटी के रडार पर और भी कुछ बड़े नाम हैं। पार्षद के भाइयों, एक ही परिवार के 7 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप। कार्रवाई से सिख समुदाय में खुशी की लहर देखने को मिली है। तो सिखों के नरसंहार मामले में एसआईटी ने रफ्तार पकड़ी है। कार्रवाई लगातार की जा रही है, और इसके साथ ही पूर्व पार्षद के भाइयों समेत 4 लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। एक ही परिवार के 7 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप है। कार्रवाई से सिख समुदाय में खुशी की लहर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहम्मद असलम, जिस तरीके से एसआईटी ने रफ्तार पकड़ी है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, 2019 में जो सिख दंगा था उसको लेकर एक एसआईटी का शासन की तरफ से गठन किया गया था, जो कि लगातार उस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। आपको बता दें कि कानपुर में जो दंगे हुए तो उसमें कुल 174 मौतें हुई थी, जो सिखों के साथ जो बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें जो अब लगातार जो है जो गिरफ्तारी का दौर है वो शुरू हो चुका है। कई ऐसे लोग थे जिनको उठाया गया, पूछताछ की गई, तो कई जानकारियां खुलकर सामने आई हैं। और अभी जो गिरफ्तारी हो रही है वो कल बीते दिन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि 2 को जेल भेज दिया गया है, जो कि आरोपी हैं, बिल्कुल हत्यारोपी हैं। इसके अलावा जो मनीष शर्मा यहाँ के पार्षद है, पूर्व पार्षद थे, उनके 2 भाई योगेश और भरत शर्मा हैं। उनके ऊपर दबौली में एक ही परिवार के जो सिख परिवार था, उनको परिवार के 7 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप लगा था। हालांकि वो अकेले नहीं, उनके साथ और भी कई थे। इसके अलावा जो किदवाई नगर के कई ऐसे इलाके थे जहां पर सिखों के साथ बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या कर दी गई। तो इसी मामले में लगातार जो है
वो कार्रवाई की जा रही है। 38 साल बाद ये पूरा मामला खुला है। तो अब जो कार्रवाई का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक सिखों के मन में जो एक मन मुटाव था सरकारों को लेकर, वो भी दूर हो रहा है, क्योंकि जो उनके एक कार्रवाई थी वो नहीं हो रही थी। पूरा मामला कहीं ना कहीं स्पंज हो गया था। तो अब ये SIT 2019 में गठन किया गया था और जो जांच है वो शुरू की गई थी, और अब ये जो पूरा मामला है वो सामने आ रहा है। जी बिल्कुल मोहम्मद असलम, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि SIT ने अब कार्रवाई को लेकर के रफ्तार पकड़ी है, तो ऐसे में अभी और कितने लोग हैं जो SIT के रडार पर आ रहे हैं? कि पूरे मामले में जो काफी की अगर हम बात करें तो 94 जो नामजद मामले थे वो 94 थे, जिनमें कि कई ऐसे लोग थे जो इसमें जो है जिनकी डेथ भी हो चुकी है और अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन जो भी अब पकड़े जा रहे हैं काफी एजेड हो चुका है, क्योंकि 38 साल पुराना मामला है, एजेड हो चुका है। लेकिन सरकार भी किसी भी तरह की कोई जो है कोताही नहीं बरत रहा है, ना ही किसी तरह की कोई छूट दे रहा है। जिसने भी गुनाह किया था उन सबको सजा दी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मोहम्मद असलम। और खराब तबीयत के चलते लालू यादव को पटना से दिल्ली एम्स बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया है। इस दौरान लालू यादव के सेहत को लेकर दिल्ली में जानकारी देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि गिरने की वजह से उनके शरीर की मूवमेंट बंद हो गई है, और इसके साथ ही कहा कि एम्स के डॉक्टर उनकी मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं, इसलिए अब दिल्ली में उनका इलाज होगा। पटना से दिल्ली एम्स भर्ती हुए लालू यादव तेजस्वी यादव ने सेहत को लेकर के जानकारी दी है। बॉडी एम्स में क्यों बेहतर इलाज हो सकता है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर हिस्ट्री जानते हैं लालू जी का, कार्डियक के हों या नेफ्रो के हों। तो जो गिरे हैं 3 जगह फ्रैक्चर आई है पैर इसमें उसमें, तो गिरने के बाद उसके बाद जो और कॉम्प्लिकेशन जो बढ़ा है, क्योंकि बॉडी लॉक हो चुका है, बॉडी में मूवमेंट नहीं रहा है, बहुत सारी दवाएं चल रही हैं, और कुछ वजह से जो है क्योंकि हिस्ट्री यहाँ के डॉक्टर जानते हैं, तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑर्गन पे कल को कोई असर ना पड़े, चाहे हार्ट हो या किडनी हो, तो उसको देखते हुए यहाँ लाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।